हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड द कोरोजन पार्ट एंड देन डेंसिटी पार्ट। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अ रिएक्शन इन विच वन एटम गेट डिस्प्लेस्ड बाय अनदर हाईली रिएक्टिव मेटल इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इन दोनों में से सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन में रहने की चांसेस किसकी होगी? कॉपर की, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है तो वो एज सच सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर हमने जिंक सॉलिड लिया है, उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया है, हमने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। उसके सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना खुद का सॉल्ट बना लेगा। तो जिंक ने सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। एंड जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जिंक जो है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, a reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास Na2SO4 है और BaCl2 है, हमारे पास कौन कौन से आयन्स है? Na प्लस, SO4 2 माइनस, Ba2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, पहले जो हमारे पास कंपाउंड था वो क्या था? Na2SO4, जो हमारे पास सोडियम सल्फेट था, और हमारे पास बेरियम क्लोराइड था BaCl2। अब क्या होगा? जब रिएक्शन हुई, इन दोनों को हमने एक सॉल्यूशन में डाल दिया, तो Na ने Cl के साथ रिएक्ट करना है और बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट करना है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो बेरियम सल्फेट एंड NaCl बनेंगे, जो हमारे पास बेरियम सल्फेट एंड NaCl बन के आए हैं, वो ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में? Na2SO4 के और BaCl2 के। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है हमारे पास? एक्सचेंज ऑफ आयंस होएगा रिएक्टेंट के बीच में, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट्स बन के आएंगे वो क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो मोर रिएक्टिव, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो अपने जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसको क्या करेगा? उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा। ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जो रिएक्टेंट्स में हमारे पास आयंस प्रेजेंट होंगे वो एक्सचेंज होंगे आपस में एंड टू फॉर्म मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये दोनों हमारी डिफाइन हो गई, साथ में हमने एग्जाम्पल देख लिए। इन दोनों रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है कि टेक टू आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। हमने क्या करना है? तो आयरन नेल लेनी है, उनको क्लीन करना है। हमने 2 आयरन नेल ली, उसके बाद उनको क्लीन कर दिया। ओके, किसके हेल्प से? सैंड पेपर के हेल्प से। उसके बाद हमने टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू इट। हमने उसके बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, चाहे हमने एक फ्लास्क ले लिया। देखिए, ये हमारे पास क्या है? टेस्ट ट्यूब बोलो चाहे फ्लास्क ले लो, इसमें हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट लिया है। हमने CuSO4 का सॉल्यूशन बनाया और हमने एक फ्लास्क में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया। हमने आयरन नेल्स ली। हमने क्या करा? आयरन नेल ली, उनका क्या करा है? टेक tie one iron nail with a thread and immerse it carefully in the copper sulfate solution for about 20 minutes। हमने उन दोनों में से एक आयरन नेल लेके उसको थ्रेड पे, यहाँ पे हमने क्या करा? एक थ्रेड टाई किया और हमने उसको इमर्स कर दिया। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर हमने उसको डाल दिया। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक आयरन नेल को उसमें डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया? जो एक और आयरन नेल थी उसको तो हमने अलग रख दिया, उससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो हमने किया क्या है? हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में,
हमने आयरन नेल ली एक और उसको हमने थ्रेड के थ्रू टाई करके हमने इसमें डिप कर दिया। 20 मिनट्स तक हमने उसको ऐसे सच छोड़ दिया। उसके बाद जब हमने उन्हें बाहर निकाला तो हमने क्या देखा, द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। इस एक्सपेरिमेंट को हमने देखने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फेरस होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। फेरस जो है वो क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा कि जो हमारा अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो फेरस सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो उसको डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। वो उसको डिस्प्लेस करके खुद का अपना सॉल्यूशन बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम, आयरन सल्फेट बनाएगा। और हमारे पास जो कॉपर है वो क्या आएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जो हमारे पास आयरन थी उसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो ब्राउन टर्न क्यों हो गई हमारे पास, क्योंकि कॉपर जो होता है सॉलिड फॉर्म में वो ब्राउन कलर का होता है। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास कौन सा कलर का होता है, ब्लू कलर का। हमने आयरन नील ली थी, उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला। आयरन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालने के बाद हमारे पास FeSO4 बन गया। तो FeSO4 जो है थोड़ा फेडेड सा कलर का हो गया। तो जो हमारा ब्लू कलर था ना वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक फेडेड कलर में, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तो CuSO4 था लेकिन जो हमारे पास रिएक्शन थी उसके बाद हमारे पास FeSO4 बचा। अब अगर हमारे पास FeSO4 बचा और जो कॉपर था ना वो कहाँ चला गया, आयरन नील के ऊपर। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो आयरन हमारे पास कुछ ग्रेइश कलर का था वो कौन से कलर में चेंज हो गया, ब्राउन कलर में। एंड जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर से फेडेड सा हो गया। कौन सी रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव था यानी कि फेरस, उसने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया और जो कॉपर था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया और जो Fe था वो एक्वस फॉर्म में चला गया। और जो ये कलर एक्सचेंज हुए उससे हम इसको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट 7 जो है हमारे पास। फर्स्ट टेक 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube and then take 3 ml of barium chloride solution in another tube and mix it। हमने क्या किया है, हमने बेरियम क्लोराइड, हमने अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी उसी के जैसे हमने बेरियम क्लोराइड लिया और हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली सोडियम सल्फेट की Na2SO4। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया बेरियम क्लोराइड एंड अनदर टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, Na2SO4 लिया और हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास Na2SO4 था और बेरियम क्लोराइड था। मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया कि आयंस जो है वो क्या है, एक्सचेंज हो गए। आयन एक्सचेंज कैसे हुए, सोडियम जो है वो क्लोराइड के पास चला गया और बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल होता है तो वो उस पीपीटी फॉर्म में रहता है। अगर कोई सब्सटेंस इनसॉल्युबली हमें दिखे ना सॉल्यूशन में तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट को हम क्या बोलते हैं, पीपीटी। NaCl तो सॉल्युबल है, हमें पता ही है। सॉल्ट जो हमारा होता है वो तो सॉल्युबल है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, इनसॉल्युबल है। तो हमारे पास जो कंपाउंड्स बन के आए हैं वो क्या है, Na2SO4 से हमारे पास बना है BaSO4 और BaCl2 जो है वो कन्वर्ट हो गया NaCl में। हमने देखा कि हमारे पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा बना है, BaSO4। इनसॉल्युबल सब्सटेंस का नाम अगर पूछे तो वो क्या है, BaSO4। प्रेसिपिटेट पूछे तो वो भी BaSO4। BaSO4 के लिए हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में है प्लस ये इनसॉल्युबल है। ओके, और ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट का।
ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. And if a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction. देखिए, कोई सब्सटेंस है मान लीजिए, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बना है? ऑक्सीडेशन से बना है। ओके, जो सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा वो कौन सा होगा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। तो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड, एंड जो रिएक्शन होगी उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब हो जाएगा? अगर ऑक्सीजन वाला कोई कंपाउंड है, उसने ऑक्सीजन लूज कर दी, उसने क्या कर दी? -O2 कर दिया, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। एंड उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CuO, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करी तो हमारे पास क्या बना है? Cu प्लस H2O। जो CuO है उसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। हमने देखा कि जिस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो सब्सटेंस, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस पे हो रही है उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस क्या होएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। CuO का रिडक्शन हुआ तो जो बना है वो क्या है? कॉपर बना है। तो कॉपर जो बना है वो क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हो गया है। और इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2O बना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और वो क्या बनाया है? H2O। Here Cu got reduced, जो Cu है वो क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, बिकॉज इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। उसने ऑक्सीजन का लॉस किया, एंड हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि उसने किसका गेन किया? ऑक्सीजन का गेन किया। सिंपल सी बात है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुई है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। लेकिन अगर रिवर्स हुआ है, किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन जो है वो निकली है, ऑक्सीजन उसने क्या की है? लूज की है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड। वो क्या है? रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया है? वी हैव टेकन अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर और उसको हीट किया। हमने एक चाइना डिश ली है, उसमें हमने क्या डाला? कॉपर पाउडर डाला। इसमें हमने क्या डाला? कॉपर पाउडर डाला और उसको बर्न किया। किसके थ्रू? बर्नर के थ्रू। हमने कॉपर को हीट किया। हीट करेंगे तो एयर में हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ऑफकोर्स आएगी। ऑक्सीजन आई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? CuO में। आप ही बताइए क्या रिएक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन ही तो हुआ है। कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो क्या हो गया? CuO बना। तो हमने ऑब्जर्व किया कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। Cu जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने क्या बना लिया? CuO। CuO जो है हमने देखा कि ब्लैक कलर का होता है। जो हमारे पहले कॉपर पाउडर था वो हमारे पास ब्राउनिश कलर का था, ब्राउनिश। वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर ऑक्साइड। CuO जो होता है वो क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो हमारे पास ब्राउनिश कलर जो है वो CuO में कन्वर्ट हो गया।
नेक्स्ट, अगर इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, the black coating on the surface turn brown. As a reverse reaction, reduction take place and copper is obtained. अब हमने क्या किया, जो हमारा CuO बना ना, उसमें हाइड्रोजन पास कर दी। जैसे ही हमने हाइड्रोजन पास करी और हीट किया तो हमें वापस Cu मिल गया। जो हमारा ब्लैक कलर का मटेरियल था वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर का कॉपर में। जो हमारा CuO था उसको हमने H2 ऐड किया और वो अगेन वापस किस में चेंज हो गया, Cu में। तो ओवरऑल रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं कि Cu प्लस O2 हमने किया तो उससे हमारे पास CuO बना। अगर हमने इसमें हाइड्रोजन पास कर दी तो ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, Cu प्लस H2O में। ओके, तो ऊपर वाली रिएक्शन जो है उसको हमने बोल दिया कि ऑक्सीडेशन हुआ है और जो ये नीचे वाली रिएक्शन है इसको हमने रिडक्शन बोल दिया। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन निकल रही है, रिमूव हो रही है तो हम उसे रिडक्शन बोलेंगे। ओके, आई होप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। और जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन की बात की थी कि वो दोनों आपस में रिवर्स रिएक्शन है, वैसे ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो भी रिवर्स रिएक्शन है। एंड इन दोनों को मिला के जो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शंस को मिला के हम बोलते हैं रेडॉक्स। अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो रहा होगा तो हम उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आते हैं हम कोरोजन पे। When a metal is attacked by a substance like moisture, acid, etc., it is called corrosion. अगर एक कोई मेटल सरफेस है उस पे क्या है, मॉइस्चर का अटैक हुआ है तो हम उसे बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि एग्जांपल, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखते हैं, अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास मेटल है उस पे हमने क्या करा है, H2O यानी कि मॉइस्चर। तो जो मेटल सरफेस है ना उसके सराउंडिंग कुछ ना कुछ कोटिंग हो जाती है। मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर हमने एयर में, अगर उसमें मॉइस्चर प्लस एयर से ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से वाटर, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, कवरिंग हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। एंड मेटल को क्या बोलते हैं, कोरोड। जो मेटल है वो क्या हो गया, कोरोड हो चुका है, खराब हो चुका है, उसमें कुछ ना प्रॉब्लम आ चुकी है। और इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो सिल्वर Ag, एक हमारे पास कॉपर, फेरस तो है ही, उसका तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही अभी। तो जो सिल्वर होता है ना उस पे क्या हो जाता है, अगर ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है तो ब्लैक होने लग जाता है। हम घर पे भी देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ चांदी की चीजें होती है वो पड़ी रह जाती है ना थोड़े टाइम तक, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना चालू हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे वापस क्लीन करते हैं तो वापस सही हो जाती है, क्योंकि वो जो कोरोजन है वो वापस हट जाता है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो उसमें ग्रीन कलर का कोरोजन होता है। हर मेटल का अपना पर्टिकुलर कलर होता है जब वो रिएक्ट करके हमारे पास कुछ कोरोड प्रोडक्ट बना रही है। तो जैसे सिल्वर में है वो ब्लैक हो रहा है, कॉपर में है जो ग्रीन हो रहा है। अब आयरन की बात करते हैं हम, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के केस में हम कोरोजन को ही क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अगर फेरस को मॉइस्चर की प्रेजेंस में, फेरस मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर एयर है तो हमारे पास जो मेटल है वो क्या बना रहा है, Fe2O3.H2। Fe2O3 जो है उसमें कोरोड हो चुका है। जैसे हमारे पास आयरन था, हमने ऑक्सीजन जो है वो एयर से मिल गई एंड जो वाटर था वो मॉइस्चर से, हमारे पास जो ब्राउन कलर का हो जाता है। हमारे घर पे भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास गेट होते हैं आयरन वगैरह के, जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, अगर वो बारिश के टाइम पे रख दिए जाते हैं, उन पे मॉइस्चर जो होता है वो जमा हो जाता है तो वो ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं। जिंक जैसे उसमें जो है ना, जंग जिसे हम जंग बोलते हैं, उस थोड़े थोड़े से ब्राउन ब्राउन हमें दिखने लग जाते हैं, उससे ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के केस में हम जैसे रस्टिंग बोल रहे हैं वही क्या है, कोरोजन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो Fe होता है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है।
Fe का तो है हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, हम देखेंगे कि जो Fe होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और इस जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन होता है। तो ओवरऑल ये क्या है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले कोरोजन में हमने देखा कि होता क्या है कोरोजन, अगर एक मेटल जो है उस पे किसका अटैक हो जाए, मॉइस्चर, एसिड्स, इन सब का अगर अटैक हो जाए तो उस पे कुछ कोटिंग आ जाए तो उससे हम बोलते हैं कोरोजन। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। ठीक है, हम घर पे देखते हैं कि जो हमारे पास लोहे वगैरह के गेट होते हैं ना, उनको अपन स्पेशली पेंट करा देते हैं, उनको अपन क्या करा देते हैं, पेंटिंग करा देते हैं उसके ऊपर। अगर हमने उस पर पेंट करा दिया तो जो मॉइस्चर है ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, आयरन के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, एंड जो कोरोजन है यानी कि जो रस्टिंग है वो नहीं हो पाएगी, कोरोजन नहीं हो पाएगा। वैसे ही गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, हम उस पे जिंक या फिर अदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं। अगर हमने हमारे पास आयरन है उस पे हमने जिंक या फिर कोई और मेटल जो होगा उसकी क्या कर देंगे, इस पे कोटिंग कर देंगे टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, हमें रस्टिंग बचानी है, उसके लिए हम उस पे ऑयलिंग, ग्रीसिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन, ये सब जो हम कर रहे हैं ना वो क्यों कर रहे हैं, ताकि उस जो आयरन है वो खराब ना हो। अगर जो मॉइस्चर है वो पहले जिंक के कांटेक्ट में आएगा तो वो आयरन को खराब नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, रस्टिंग को बचा लेंगे। अगर कोरोजन पे क्वेश्चन आता है तो हमें उसकी डिफाइन लिखनी है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, हमें रस्टिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि उसका प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऑल्सो हमें उसके प्रिवेंटिंग जो मेजर्स है, गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, एनोडाइजिंग या फिर एलॉयज बना दो, ये सब हमें उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा कोरोजन फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम rancid and their smell and taste changes. This process is known as rancidity. रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे हमारे पास जो खाने का सामान रखा होता है घर में, कभी कभी उनमें क्या होता है, मॉइस्चर जो होता है उस पर रिएक्ट कर जाता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारे पास नमकीन आइटम होता है, नमकीन हो गई या फिर कुछ भी आइटम हो गया, उसको क्या पैक करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज हो गया वो, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया, हम बोलते हैं कि तेल चढ़ गया, हम बोलते हैं सील गया, ऐसी चीजें जो हम वर्ड यूज करते हैं ना वो क्या होते हैं, हमारा रेंसिडिटी होती है। हमारा खाना जो है उसमें से कुछ स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। वो खाना नहीं खाना चाहिए, वो खराब हो चुका होता है। जो हमारे पास फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फैट एंड ऑयल जो क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिड हो जाते हैं, हम क्या बोलेंगे, रेंसिड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इससे हमारा खाना खराब हो जाता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम वैक्यूम पैकेजिंग करते हैं कि हम जो हमारे पास चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं ना, हमारे पास लेज वगैरह इनके जो पैकेट्स आते हैं उनमें क्या होती है, एयर भरी हुई होती है, उनको टाइट पैक कर देते हैं। तो जो उसमें एयर यूज करते हैं वो कौन सी होती है, इनर्ट गैस यूज करते हैं पैकेजिंग में। इनर्ट गैस यूज करते हैं ताकि जो उसमें ऑक्सीजन है वो नहीं जा सके और पूरा पैक रहे हमारे पास, और वो रेंसिड ना हो पाए पैक रहने के बाद भी। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, हमने टाइट बॉक्सेस जो होते हैं, एयर टाइट जो बॉक्सेस होते हैं उसमें पैक कर दिया कि ठीक है एयर नहीं जा पाएगी तो हमारा खाना क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। स्टोरिंग इन अ डार्क प्लेस, अगर हम उसे एक डार्क प्लेस में किसी में स्टोर करके रखें जहाँ मॉइस्चर वगैरह जो हमारी ऑक्सीजन है वो ना जा सके। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर। ओके, आजकल तो हमारे पास फ्रिज है, उसमें हम खाना रख देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा खाना खराब नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लास्टली हम एक और क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं हम।
जो विटामिन ए एंड ई होते हैं उनको यूज करते हैं किसमें, हमारे प्रोडक्ट्स में, जिससे कि हमारा खाना क्या हो, खराब ना हो, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, हमने देखा कि डेंसिटी क्या होती है, फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा खाना खराब हो जाता है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए इनर्ट गैस यूज की जाती है, वैक्यूम पैकेजिंग की जाती है, उसे हम डार्क प्लेस में स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किया जाता है। ये सब हमारे डेंसिटी को प्रिवेंट करने के मेजर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।